दोस्तों, इस तकनीकी खराबी से हम लोग फेसबुक लाइव नहीं हो चुके, इसलिए दूसरा लिंक बनाना पड़ा। इस असुविधा के लिए खेद है सतपत्र की तरफ से। मैं इस कविता पाठ मंच में आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से, क्योंकि तकनीकी खराबी अब तकनीकी हिसाब से हो रही है। तो अब मैं प्रज्वल चतुर्वेदी जी से आग्रह करता हूं कि वो आएँ और अपना माइक ऑन करें और कैमरा ऑन करें और अपनी कविताओं को, कुछ कविताओं को, चयनित कविताओं को प्रस्तुत करें इस सतपत्र के मंच पर। प्रज्वल चतुर्वेदी जी। प्रज्वल चतुर्वेदी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया कैमरा ऑन करिए और माइक ऑन करिए। सतपत्र मंच आपका स्वागत करता है। सतपत्र मंच आपका स्वागत करता है। बाहर कर दिया। बहुत बहुत स्वागत प्रज्वल चतुर्वेदी जी। आप युवा कवि के रूप में उपस्थित हुए हैं सतपत्र के इस मंच पर। आपकी कुछ चयनित कविताएं सतपत्र के मंच पर लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए आपको चयन किया गया है। तो आप का स्वागत है इस मंच पे। सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। नमस्कार सभी सुनने वालों को और सभी उपस्थित कवियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सतपत्र को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कविता पाठ का अवसर प्रदान किया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी कविता को पढ़ना शुरू करता हूँ। मेरी पहली कविता है अपरिहार्य। मेरी पहली कविता है अपरिहार्य। इस समय जब दुनिया में आग लगी हुई है, इस समय जब दुनिया में आग लगी हुई है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम पढ़ना सीखो, क्योंकि मैं उसकी राख से स्याही बना रहा हूँ। लिखने के लिए तुमको एक पत्र। मैं दुनिया को फिर से हरा करने का उद्यम कर रहा हूँ। इस समय जब मैं अपने पसीने से आग बुझा रहा हूँ, तुम बताओ क्या कर रही हो? तुम हवा क्यों कर रही हो? आग भड़काने के लिए या मुझको पसीना हो रहा है इसलिए? तुम्हारा हवा करना निरर्थक है। तुम आग की तरफ हो या मेरी? क्या तुम चाहती हो कि राख अधिक हो, उसके अनुपात में स्याही बनाई जाए और पत्र बहुत लंबा लिखा जाए, या सारे कागज जलकर राख हो जाए? जो भी हो, जब दुनिया में आग लगी हो तो आग की और दुनिया की सबसे अधिक इच्छित वस्तु है मेरी क्या तुम सचमुच उत्ताल महासागर को निर्दयी और मदांध कहोगे?
अगर मैं एक कविता की रूमानियत के बहकावे में आकर टूटी नाव में बैठकर उसकी गर्जनाओं के सामने चला जाऊं, जबकि कविता बृहदारण्यक ब्रह्मा है। अगर मैं तुमको गांव के धूल धक्कड़ में कोई तालजिया नहीं बल्कि आदिम कुचक्र के कण हैं, बाभन ठाकुर लाला और नाऊ धोबी आदि के बच्चे जब खेल खेल में शोर मचाते हैं तो उनके सयाने उन्हें चमरौट मचाने से मना करते हैं, जैसे शोरगुल उन्हीं तथाकथितों की कॉपीराइट हो। और ऐसे ही सयाने को किसी तथाकथित बच्चे बच्ची को 10 रुपए देकर अपने आंगन के कोनों पे उगी दूब छिलवाता दिखा दूं, तो क्या तुम मुझ पर आरोप नहीं लगाओगे कि मैंने कई कविताओं को सिरे से खारिज कर दिया है? और अगर मैं कहूं कि आंख झुकाकर चुप रहना कोई अनुशासन नहीं है, अपने बच्चे को पलटकर सही सवाल करना सिखाओ, तो क्या तुमको नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे समाज के लिए बड़ा खतरा हूं? अगर तुमको मेरी सारी बातें ठीक लगे तो क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे पास अपनी कोई बात नहीं है? मेरी तीसरी कविता है एस्थेटिक प्रॉप। उपन्यासकार, तुम्हारे नायक के आसपास ही मैं भी होता हूँ। उपन्यासकार, तुम्हारे नायक के आसपास ही मैं भी होता हूँ, जिसका मुंह नायक देखता है और उदासी के नए प्रतिमान ढूंढने में जुट जाता है। तुम्हारे पात्रों के बगल से मैं गुजरता हूँ और सन्नाटा चीरते हुए के डिब्बे को ठोकर मारता हुआ चलता हूँ। मेरी आवाज टिन के डिब्बे में रखड़ाती है। तुम मेरी आवाज नहीं लेना चाहते, जैसे एक छोटी बच्ची सड़क और चौराहों पर गुब्बारे बेचती है, जिसकी फोटो तो सौंदर्य बोध की संपन्नता से लबरेज होती है, लेकिन उसे गुब्बारा खरीदने कोई नहीं आता। एक बदसूरत जिसकी उम्र के बारे में तुम ठीक अंदाज नहीं बता पाते। मैं वो एक आदमी हूँ जो तेज कदमों से सड़क पार कर जाता है और कोई नहीं जान पाता कि वह कहाँ गया। उसको क्या जल्दी थी? जिसके तेज चलने की जरूरत शहर के भाग दौड़ में बदल जाती है। तुम्हारे उपन्यास में गुलदान की तरह नहीं सजना है मुझे। एस्थेटिक प्रॉप की तरह मेरा इस्तेमाल मत करो। मुझे तुम्हारे महान उपन्यासों में नहीं रहना है, जिसका मुंह और नाक और आंख और कान सामान्य न लगे तुमको, फिर भी जिसका चेहरा देखकर तुम एक दार्शनिक संलाप में खो जाओ। मैं तुम्हारे महान चरित्रों के विकास की खाद हूँ, पर मैं सड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे महान चरित्रों के विकास की खाद हूँ, पर मैं सड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे नायक के ठीक पहले पहले ही अपनी प्रेमिका के लिए फूल लेकर जा चुका हूँ। मेरे भी इर्द गिर्द घूमती हैं कहानियां। मेरी अगली कविता है तुम्हारे दुखों के लिए। तुम्हारे दुखों को समझकर यह कहना आसान होगा, हंसना अब तुम्हारे लिए एक निर्मम कृत्य है। तुम कितनी सुंदरता से निर्ममता को आश्रय देते हो। दुनिया भर की तमाम भाषाओं, जगहों और लोगों के बीच से होकर गुजरने के बावजूद शब्द मेरे पास नहीं है दिन तो प्रज्वल चतुर्वेदी जी की 3 कविताएं, उन्होंने इतनी बेहतरीन कविताएं प्रस्तुत की हैं
अपरिहार्य जो पहली कविता रही है, उसमें हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 प्रज्वल। हेलो, हाँ प्रज्वल जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? हाँ हाँ आ रही है बिल्कुल। मैं फिर से दोबारा पढ़ना शुरू करता हूँ। तुम्हारे दुखों के लिए। तुम्हारे दुखों को समझकर अब ये कहना आसान होगा, हंसना तुम्हारे लिए एक निर्मम कृत्य है। तुम कितनी सुंदरता से निर्ममता को आश्रय देते हो। दुनिया भर की तमाम भाषाओं और लोगों के बीच से होकर गुजरने के बावजूद शब्द मेरे पास नहीं है सांत्वना देने के लिए तुम्हें। सांत्वना के शब्दों में एक खराबी है जो तुम्हें सिसकते हुए खांसने पर मजबूर कर देगा। तुम हो चुके को न भूल पाने की दुहाई मत दो। तुम हो चुके को न भूल पाने की दुहाई मत दो। किसी के लिए नहीं था कल को कल ही भूल जाना। तुम्हें सांत्वना देना तुम्हारा होगा। कितना आसान होता है कह देना, दुख रोजमर्रा का मामला है। रोजमर्राओं में उलझना कितना मुश्किल। ये मेरी आखिरी कविता थी। धन्यवाद प्रज्वल जी। धन्यवाद प्रज्वल जी। आपने बहुत ही बेहतरीन कविताएं आपने बहुत बेहतरीन कविताएं प्रस्तुत की। अपरिहार कविता अपरिहार जो कविता जो प्रेमपूर्ण विद्रोह प्रेमपूर्ण व्यक्त विद्रोह करता है, और स्टडी करता क्राफ्ट और जो नायक स्टडी है, क्राफ्ट जो नायक साथ साथ लोगों का और तुम्हारे बहुत ही बेहतरीन कविताओं को आपने चयन बहुत ही किया। बेहतरीन कविताओं को आपने चयन किया। आपने जो अच्छा है ये आप आगे लिखते रहिए और को आगे बढ़ाते हैं। इस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। मैं बताना चाहूँगा मैं बताना चाहूँगा कविता के कविता कांसी जी को, जो कांसी जी को, जो एक युवा कवि छात्र और बसंत त्रिपाठी करके शोध कर रही है। उस समय की पत्रिकाओं में छपती रही है और उनकी समीक्षा और ये सत्पत्र इनको सत्या कांसी जी को एक मंच प्रदान करता है कि आप अपनी चयनित कविताओं को सुनाएं। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हिंदी दिवस सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को सत्पत्र ये मंच मुझे प्रदान कर रहा है, इसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंच मुझे प्रदान कर रहा है, इसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्पत्र प्रेम के लिए बनाया गया है, तो मैं प्रेम की कविता से इसकी शुरुआत करना चाहूंगी। मेरी पहली कविता है, मैं होना चाहती हूँ आखिरी। संसार में पहला प्रेम किसने किया होगा, किसने किया होगा भरोसा किसी के प्रेम का। संसार में पहला प्रेम किसने दिया होगा पहले प्रेम का नाम, किसने समर्पित किया होगा पहला प्रेम पत्र, किसने स्वीकार किया होगा पहला प्रेम। पहला होने के तुरंत बाद आखिरी होने लगता है हर प्रेम। ये पहले और आखिर शब्द के बीच कितने ही संवाद आखिरी रहे होंगे। शब्द के बीच कितने ही संवाद आखिरी दुनिया का सबसे सार्थक शब्द है। मैं भी होना चाहती हूँ आखिरी, किसी का आखिरी प्रेम। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रहे। ठीक। मेरी दूसरी कविता है कठपुतली।
मुक्त होना आसान नहीं था उन 4 लोगों से, जो बचपन से ही पिशाच की तरह पड़ गए थे पीछे। ये पूरा समाज उसके हाथों की कठपुतली है, सब डरते हैं उनसे। माँ कहती, बिटिया तेज मत हंस, क्या कहेंगे 4 लोग। पिता कहते, ब्याह दो बिटिया को, नहीं तो क्या कहेंगे 4 लोग। भैया कहते, ज्यादा बतियाया मत करो, नहीं तो क्या कहेंगे 4 लोग। दरअसल ये 4 लोग नहीं है, बस 4 लोग, ये समाज में फैले बैक्टीरिया हैं। इनकी सोच तुम्हें और तुम्हारे जैसे लोगों का वजूद सुन्न कर देगी। एक दिन तुम्हारे वर्षों से सींचे गए विचारों को ये गलत ठहराएंगे। अगर तुम मुक्त नहीं होगे इनके जाल से, तो तुम एकमात्र कठपुतली हो उन 4 लोगों की। मेरी तीसरी कविता, घर। पहाड़ों के उस पार से आती है एक ध्वनि बार बार, हरे पेड़ों के कटने की एक करुण विलाप घेर लेती है और मुझे बेचैन करती है। चरमरा कर गिरे हुए डैने पर एक बुलबुल और कुछ चिड़िया रोज रोती हैं। यह रोना खतरनाक है। मैंने पहाड़ नहीं देखा, लेकिन देखा है बहती हुई नदी। मैंने जंगल नहीं देखा, लेकिन देखा है हंसता खेलता घर। और जंगल उनका घर है, घर सबका बचा रहना चाहिए। मेरी चौथी कविता है, अब हमें विदा। अब हमें मिलना चाहिए पार्क और खूबसूरत घाटियों से ज्यादा किसी स्टेशन पर। हाथ में हाथ बांधे बैठेंगे किसी बेंच पर और देखेंगे हाथ पकड़कर उतरते हुए प्रेमियों को और विदा लेते हुए यात्रियों को, ताकि हम महसूस कर सकें सहजता से प्रेम का आना और जाना भी। चौथी कविता है, तुम जुगनू हो। वो तुम्हारी स्मृतियां जब शाम का स्याहपन बन मेरी आंखों में उतर आती हैं, तो एक जुगनू चमकता है। दिन के उजाले और रात के कालेपन के बीच एक रोशनी मेरे माथे की सिलवटों को गिनती है। वो जुगनू तुम ही तो हो, जो मेरी आंखों में दिन रात चमकता है और मैं उस जुगनू से रात भर आंख बंद कर बातें करती हूँ। मेरी आखिरी कविता है, प्रेम का पतझड़। कुछ बोए गए सपनों की टहनियां सरसराती हैं दिन के इस मायूस मौसम में, जो उगाती हैं आंखों में एक फीकी खुशबू का स्वाद लेकर। हृदय का रूखापन उभरता है, चेहरे की नरमियों में एक खालीपन खलता है, ऐसे जैसे गुलमोहर का पेड़ कई वर्षों से खाली हो। जैसे बुलबुल पत्तों का पीला होना और अस्तित्व से अलग होकर गिरने का सबब जानती हो, और कि जैसे उदास गिलहरी इस दोपहर की दोपहरी से अनजान है, जिसकी रंगीनी सब कुछ फीका कर देने का हुनर जानती है। कि जैसे सोनी गौरैया भूल चुकी हो अपने घर का पता जीवन भर के लिए, और कि जैसे एक मध्यम टीस इठलाती है बदन के पोरों में और छोड़ देती है रातों को बेचैन करवटों के सहारे। एक मन टूटता है और बेकरार मचलता है, कि जैसे मन की भावनाएं टूटने की प्रक्रिया में हो जब प्रेम के मौसम में पतझड़ आता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जानकी जी। आपने जो कविताएं सुनाई हैं, मैं होना चाहती हूँ आखिरी प्रेमपूर्ण कविताएं, जो इस समय की सबसे क्रांतिकारी कविताएं हैं। प्रेम करना एक क्रांतिकारी काम हो गया है, क्योंकि इस समय हर जगह आग फैलाई जा रही है। तो इस समय प्रेम करना सबसे क्रांतिकारी काम है। और आखिरी घर विदा और ऐसे बहुमूल्य रचनाएं आपने लिखी हैं और कविताओं में लिखी भी है। और इस कविताओं की और आगे भी ऐसे ही लिखते रहे और विकास करते रहे। ये सब आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धीरे आप चले गए हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई और मैं प्रदीप जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि प्रदीप जी विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और उनकी कविताएं पत्रिकाओं
पत्रिकाओं में मिलती रहती है संदेश और साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस समय सक्रिय युवा और प्रदीप प्रीत जी, मैं चाहूंगा प्रदीप प्रीत जी अपनी हेलो। कुछ कविताएं अपने माइक ऑन कर लें और मेरी आवाज आ रही है? पेश करें। जी हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप मुझे में आमंत्रित करने के लिए। की भूमिका के मैं सीधे कविता पाठ पे आता, चूंकि हमें बताया गया कविता, ये जो पेज है ये प्रेम आधारित साहित्य और कलाओं को लेकर काम करने वाले हैं, तो मैं प्रेम पर आधारित कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। मेरी पहली कविता है प्रेम, त्याग, मैं और तुम। प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है मेरे लिए, तुम्हारा प्रेम। जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं दिन रंग बिरंगे बसंत के। बढ़ रहा है मेरे सपनों का आकार, वैसे ही बढ़ती जा रही है हंसते हुए चेहरों को देखने की अभिलाषा। दूर कहीं दूर सुनाई देती हैं सिसकियां, ऐसे ही वे भी रो रहे थे एक दिन जब छीना जा रहा था उनके जीने का एकमात्र मकसद। त्याग, चलो त्याग करते हैं अपने सपनों का त्याग। जैसे मुस्कुराते हुए छोड़ देते हैं गुब्बारे बेचते मासूम हाथों में छुट्टे। तुम और मैं, हम बनाएंगे एक नई दुनिया जहां सपने साकार होंगे, आजाद होगा बचपन। तुम सिखाना मासूमों को चमकने की कला इस कदर कि आकाश भी आए मांगने इन चमकते सितारों को अपने कम होते जुगनुओं के बदले। मैं सितारों के बीच में अपने चांद को देखते हुए बनाऊंगा इनके लिए रोटियां। दूसरी कविता है पत्थर, गुलाब, नीम और नींद। इसलिए मैं होना चाहता हूँ, वह बहुत कठोर है पत्थरों जैसी, इसलिए मैं कोमल होना चाहता हूँ ताकि वह मुझे कुचल सके। वो जो आपके दिल का सुकून है, उन्हें सुकून में देखना कितना सुखद है। मैं उसके सुकून चाहा, इसलिए मैंने उसे सोते हुए देखना चाहा। बेमतलब की हंसी के उड़ाने से वह कुछ तो छिपाना चाहती है। पास रहने से सब पता चल जाता है, सो तितली की तरह दूर निकल जाती है। पहले वह मुझे गुलाब बताती, कोमल और सुकुमार, और खुद को नीम बताने का प्रयत्न करती। मैं मुस्कुराने लगता। अब वह मुझे नीम बताती है, कड़वा और बेकार। खुद क्या बन रही है पता नहीं, मैं अब भी मुस्कुरा रहा हूँ। इन दिनों नींद एक छोटी उम्र की बच्ची हो गई है, दिन में सो जाती है, रात को जगाती है। कविता का शीर्षक है एक तेरा साथ। दोपहर की चमकती धूप, रात की ठंडी बयार का गुनगुनापन, उल्लास में चमक जाते थे मेरे दांत। प्रेम की खुशबू से रातें महक जाया करती थी। उन्हीं दिनों एक ख्याल सालने लगा है, अब तो धकेल दिया जाऊंगा भंवर में जहां आवाजों के ठेकेदार। वहां गुम हो जाएगी मेरी आवाज, छीन होती जाएगी मेरी आत्मा। जब नहीं रह गई है एक खास क्रिया, जब बदल गई है धीरे धीरे जिंदगी। जब एक रात शैतान चिड़िया ने डराया मुझे शिवली के फूल की तरह छूट गया जाल से। अक्टूबर और गिर रहा था औंधे मुंह। अक्टूबर के आखिरी दिनों में तुम मिली चितवन के फूल की तरह। तभी लगा तुम भी तो यहीं पर हो, तुम्हारे साथ एक एक वक्त एक एक युग है। तुम मुझे धैर्य से सुनती हो, कितना अर्थवान है तुम्हारा एक एक दिन और पास आना। तुम्हारी असहमतियां ढहा दे रही हैं मेरे अंदर की पितृसत्ता को। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, तुम आओ अपनी और असहमतियों के साथ। तुम्हारे खींचने ने बताया
मैं थोड़ा ज़्यादा नटखट हूँ, थोड़ा हठी भी। मेरे सारे गुण अवगुण के परे सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारा यूं पा लेने से कुछ कुछ मैं भी खुद को अविश्वसनीय लगने लगा हूँ। एक कविता है लंबी छुट्टियां शीर्षक से। इसके 2 भाग हैं। मैं इंतजार में हूँ एक आ, मैं इंतजार में हूँ उन आधा दर्जन छुट्टियों के जो आती हैं साल में 2 बार। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक ही साल में 2 को 4 में बदलता हूँ, उपयोग करता हूँ इंटर के गणित का। खैर, मैं इंतजार में हूँ। जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं और तुम घूमेंगे अपने संसार में, जहाँ रहती हैं तितलियाँ, धान की बालियाँ, अरबी के पत्ते पर गिरी ओस की बूंदें और हवा में बेलौस उड़ते कुछ सफेद फूल। घास और कीचड़ से सनी पगडंडियों पे 2 जोड़ी पैर छोड़ेंगे निशान। इधर नहर की मोरी पे बैठते ही नजरें झुकाए तुम उन पायलों को चमकाने लगोगी जो धूमिल और गंदे हैं कीचड़ के संपर्क से आने से। फिर तुम्हारी नेमत बरसेगी तुम्हारे पांवों पर और तुम्हारे पैरां पर। मैं निठल्ला पलक देखता रहूंगा तुम्हें और तुम्हारी तल्लीनता को। इसका दूसरा अंश है। मैं इंतजार में हूँ उन दिनों के जिनकी रातें मशहूर हैं पूस की रात के नाम से। ये दिन लाते हैं अकेले अंक का तापमान, अपनी रातों जैसी लंबी छुट्टियां, सेज के कोड़ों से छिल चुकी पीठ के लिए शानदार पुआल के बिस्तर। दो चार सवारी गाड़ी को छोड़ते पकड़ते हरे पीले हो चुके खेतों को निहारते मैं फिर आऊंगा अपने गांव, उन्हीं पगडंडियों पर तुमसे मिलने जहां हर बार बदलते हैं हम टिफिन और घर वाले खोजते रह जाते हैं मेरे पैदा लाने का कारण। इन दिनों हमारी मुलाकातें कम और छोटी हो जाएंगी। सूरज की बढ़ती घटती रोशनी के साथ इक्का दुक्का लोग चले आएंगे वहां जहां तुम मुझे बैठा देती हो शिकायतों के ढेर पर। ऊन में लिपटी सलाइयों की व्यस्तता में तुम सुनना चाहोगी कोई वाजिब जवाब। मैं अस्तब्ध अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदता रहूंगा। एक और कविता छोटी सी है, उसको पढ़ाकर मैं खत्म करूंगा। कविता का शीर्षक है शीत प्रेम। दोनों आमने सामने हैं, शांत और संकुचित, जैसे प्रलय के बाद बच गए लोग होते हैं सामने। पुरानी पहचान में जानना बाकी रह गया था, वीरानियों और खामोशियों के बीच शुरू हो गया है शीत प्रेम। अब सामने आते ही अधिकार के साथ कह देना चाहते हैं वह सब कुछ जो दबा रह गया था हृदय के किसी कोने में। अपनी कमजोरियों को ढाल बनाकर दोनों खोजने लगे हैं एक दूसरे की महत्ता, पहुंचना चाहते हैं एक स्पर्श बिंदु पर, दूरियों में बन जाते हैं जासूस, जान लेना चाहते हैं हर हवा को जो उनके पास से गुजरी हो। परस्पर खोजने लगे हैं एक दूसरे में अपना वजूद। सब स्वीकार होते हुए भी एक झिझक के साथ चलता रहता है शीत प्रेम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप प्रीत जी, बहुत ही अच्छी कविताएं आपने सुनाई। तो प्रेम त्याग और तुम जैसी कविताएं पत्रिकाओं में छपी हैं, बहुत ही बेहतरीन कविताएं रही हैं। और आपने हिंदी की सिर्फ एक ही विधा में नहीं सेवा की है, आपने समीक्षाएं भी लिखी हैं, कुछ नाटक भी लिखे हैं और नाटक में हमेशा सक्रिय रहते हैं आप। इसलिए आपका सतपत्र मंच आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। इस मंच के प्रदान किया है तो आपका बहुत स्वागत है इस मंच पे। और इस सतपत्र की कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। और प्रदीप प्रीत जी का जो कविताएं रही हैं हमेशा प्रेम के प्रति रही हैं, प्रेम के साथ लेकर एक क्रांति की हैं, बहुत ही संवेदनशील कविताएं हैं। मैं अब आगे बढ़ते हुए प्रदीप प्रीत से अब आगे गुजरते हुए मैं जावेद आलम खान जी का स्वागत करूंगा मंच पे। जावेद आलम खान जी दिल्ली में प्रवक्ता के पद पर चयनित हैं और उनकी रचनाएं छपती रहती। उनकी रचनाएं शाह वक्त की बातें,
वह कविता संग्रह है जो इस समय के अंधकार को तोड़ता है। और मैं उनकी कविताओं से बहुत प्रेरित रहा हूँ, सारे वक्त की इबारतें को पढ़ा हूँ। और मैं जावेद आलम खान जी से एक निवेदन चाहता हूँ कि क्या वह मुझे एक कविता आपकी पाठ करने देंगे, आप जावेद आलम खान सर? मैं आपकी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई, इसके लिए इजाजत जरूरत नहीं है, वो आप ही पढ़िए। इनकी कविता है अंधेरे। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कविता। अपने अंदर ढूंढना पड़ता है चीजों को ऐसी कविताओं पढ़ने के लिए। सबके हिस्से में अपने अपने अंधेरे हैं और अपने अपने उजाले। जिंदगी के जिस स्याह पहलू से आंख चुराते हो ना, कभी उतरना फुर्सत से उस अंधेरे में, कोई छूटी हुई चमक जरूर मिलेगी और तुम देखोगे कि तुम्हारा डर अतीत की नदी में बह गया है। ऐसी कविताएं लिखने वाले जावेद आलम खान सर हमारे सत्पत्र के मंच पर उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं कि वह इस मंच पर अपनी कविताएं पाठ करें। जावेद आलम खान सर। बहुत शुक्रिया नीरज भाई। सभी साथियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। आप मेरे ख्याल से किसी साथी का माइक खुला है जिसकी वजह से आवाज की रिपीटेशन हो रही है, तो अगर किसी साथी का माइक खुला हुआ है तो एक बार वो कृपया उसे बंद कर लें। हाँ, मेरी आवाज क्लियर है सबकी तरफ? नीरज भाई, अगर आवाज क्लियर है मेरी तो एक बार हाथ खड़ा कर दें। जी क्लियर आ रही है। ठीक, थैंक यू। तो हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और कविता पाठ शुरू करता हूं बिना किसी भूमिका के बनाए हुए। सभी साथियों को मैं सुन पा रहा था तो वो पहली कविता प्रेम कविता पढ़ रहे थे, तो शायद प्रेम कविताओं को लेकर के ही ये, उसको केंद्र में रख करके ही शायद ये कविता पाठ का आयोजन किया गया है। हालांकि कविताओं का मेरा स्वर थोड़ा सा अलग रहता है, फिर भी मैं अपनी कुछ प्रेम कविताएं हैं जिसे मैं समझता हूं कि प्रेम कविताओं के नजदीक हैं। पूरी प्रेम कविताएं तो नहीं होंगी लेकिन उसके नजदीक जहां तक पहुंचती हैं वो उनको पढ़ता हूं। तो पहली कविता है पानी की तासीर। फूल पर ओस गिरी, मोती झिलमिलाने लगा, फूल मुस्कुराने लगा। फूल पर गिरा आंसू, फूल मुरझाने लगा। तुम जानो या ना जानो, अंतस में छिपी पीर और पानी की तासीर फूल सबसे बेहतर समझते हैं। ये पहली कविता थी। अब मैं निकाल रहा हूं। सर और कविताएं हो सकती है तो आप आपके लिए और समय मिल सकता है तो आप। अच्छा, तो ठीक है, शुरू करता हूँ। कविता पढ़ता हूँ, उदास रोशनी का सफरनामा। जी। एक चमकीली रात में उदास तारों के साथ मैं निकल जाता हूँ अक्सर किसी अनजान सफर पर, और देखता हूँ प्रताड़ित गांव का पुराना बरगद छठ मैया के अर्घ्य को जोहता शहर की कृत्रिम झील का घाट, चौराहे पर लगी प्रतिमा को अपने डैनों में छिपाए झपकी लेते काले रहस्यमयी परिंदे। आप बीती सुनाने को आतुर भाषा की तलाश करती, बंधन का अभिशाप झेलती जिंदा परछाइयां। घरों से बहुत दूर म्यूजियम की भीड़ में खुद को तलाशता, अपना प्रतिबिंब खोजता कोई आदम कद आईना उसी तरह उदास है जैसे डांट पड़ने के बाद खड़ा खामोश बच्चा, जैसे रमजान के बाद खाली पड़ी मस्जिदों के अहाते, जैसे पतझड़ की रुत में झड़े पत्तों को अपनी तलहटी में देखता कोई नग्न बगीचा। न्यूज चैनलों पर चीखते एंकरों की उलट बासियों में गुम हुई आम आदमी की आवाज, सन्नाटे पर तैरते हुए
5 बच्चों के लिए बनी अंडे की सब्जी के लालच में बटलोही में शोरबे और आलुओं के बीच दबे 4 अंडों को ताकते पिता की चिंता में घुल जाती है। तमाम दफ्तरों में भटकती सरकारी जुमलों में दफन हुई उम्मीदों की रूहें रात में चमगादड़ बनकर पेड़ों पर उल्टी लटक जाती हैं। मोबाइल चलाते चलाते सोया हुआ किशोर बड़बड़ाता हुआ देश के गद्दारों को गोली मारने का फरमान सुनाता है और तमाम मेंढक टर्राते हुए सन्नाटे की हत्या कर देते हैं। रात की खुमारी उन्माद में बदल चुकी है। मिथ्या गर्व के स्वप्नलोक में चक्कर काटती देशभक्ति बंदूक बनकर अपनी ही कनपटी पर तनी है और मुझे पृथ्वी की तलहटी पर मौजूद मिट्टी बारूद में बदलती हुई जान पड़ती है। और ये दूसरी कविता थी साथियों। एक कविता और पढ़ता हूं, आत्ममुग्ध पीढ़ी। हम दर्द की नदी पर रिश्तों का पुल बनाए खड़े हैं। हमारी मुस्कान में दबी हैं हृदय की असंख्य चीत्कारें। विजय के दंभ में फूली हमारी कल्पनाएं कछुए की पीठ हो चुकी हैं। हम अपनी ही क्रूरताओं पर संगमरमर का लेप लगाकर मुग्ध होने वाली पीढ़ी है। युद्ध और शांति हमारे लूडो पर चित्रित सांप सीढ़ी है। हमारी पशुता देवत्व के जिरहा बख्तर में कसी है। हमारी समूची सभ्यता कंटक आख्यान में धंसी है। अहिंसा की भव्यता में छिपे हैं किसी कलिंग के खंडहर। हर महाप्रस्थान में छिपा है एक महाभारत का प्रायश्चित। नीरज भाई और पढ़ूं अभी? बहुत बहुत धन्यवाद जावेद सर। आपकी कविताएं बहुत ही क्रांतिकारी रही हैं और प्रेम हमेशा क्रांति करता है और कविताएं कलाएं जो हैं हमेशा प्रेम के पक्ष में रहती है, मानवतावाद के पक्ष में रहती हैं। तो जावेद आलम खान सर की कविताएं पढ़ी गई। इनके संग्रह है जो स्याह वक्त की इबारतें, इस समय मेरे हाथ में भी है वो, और बहुत ही अच्छी कविताएं हैं इसमें। और इसमें पहली कविता आत्मसंतुष्टि के हत्यारे का बयान, और बांसुरी का शौक, उम्र गुजरती गई, तुम देखना चांद, वह जो मैं हूँ, सिनाक, कदील के आंसू, विद्रोह, अंततः एक करुणा है। ऐसे ही कई कविताएं इसमें छपी हैं। बहुत ही संवेदनशील कविताएं हैं। वक्त के इस अंधेरे में एक दीपक की तरह उजाला करती हुई कविताएं हैं। और मैं इस सतपत्र के मंच के माध्यम से आपका बहुत आभार रहा हूं कि आप इस मंच से जुड़े हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक शेर सुनाता हूं आप लोगों को कि हमने तन्हाई में जंजीर से बातें की हैं, अपनी सोई हुई तकदीर से बातें की हैं, मेरे दीदार की हमको क्या तमन्ना होगी, जिंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की हैं। और मैं सतपत्र के इस मंच पर अगली कड़ी में श्री कृष्ण नीरज को आमंत्रित करता हूं कि अपने कुछ कविताओं को, चयनित कविताओं को पाठ करें और सतपत्र के इस मंच को और भी प्रतिष्ठित बनाएं। श्री कृष्ण नीरज जी। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीधे हम कविताओं पर आते हैं। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? सीधे हम कविताओं पर आते हैं और पहली कविता का पाठ करते हैं। आओ बैठें कहीं। साथी आओ बैठें कहीं, आओ वासना को भूल कर इस सफर में बैठे कहीं। गैर जरूरी बातों से हटकर करें प्रेम उन्मुखी बातें, होकर सहिष्णु और समंदर की तरह धैर्यवान, एक बार फिर हमेशा हमेशा के लिए बैठे कहीं। अगली कविता है तुम्हारा नाम। साथी महज कुछ अक्षरों से नहीं बना है तुम्हारा नाम, बल्कि इससे जुड़ा है बड़ा सा भूगोल, विस्तृत इतिहास और दुनिया के सारे विषय, यहाँ तक कि नियमों को तोड़ते नियम। कितनों से छुपाया हूँ, कितनों से बताया हूँ तुम्हारा नाम, कितनी बार हथेली पर लिखकर
तने को खुरेद कर जमीन पर बनाकर फिर मिटाया हूं तुम्हारा नाम। कितनी किताबों में लिखा हूं तुम्हारा नाम, जिन्हें खोलते ही स्मृतियां तेज रेल से गुजर जाती हैं। इस नाम से जुड़े होंगे असंख्य मानवीय अमानवीय चेहरे, मुझे तो दिखती हैं बस वो शरारती आंखें जिनका नमकीन स्वाद आज भी मेरे होठों पर है। ऊंची पहाड़ियों के किनारे खड़े होकर चिल्लाता हूं तुम्हारा नाम और सुनता हूं उसकी प्रतिध्वनि बार बार। तुम्हारे नाम को बादलों में बना देखता हूं, धड़कनों में महसूसता हूं, संगीत में सुनता हूं, इसी के सहारे वीरान सड़कों पर टहलता हूं रोज। सोते जागते बनते बिगड़ते अक्सर गुजरी कहानियां ही नहीं सुनाता, भविष्य को भी रचता है तुम्हारा नाम। अगली कविता है प्रेम पत्र। कागज के टुकड़े मात्र नहीं होते प्रेम पत्र, कागज के टुकड़े मात्र नहीं होते प्रेम पत्र, इससे जुड़ा होता है किसी का अमूल्य समय और उस समय की अनंत ध्यान मुद्रा। यह नहीं लिखे जा सकते कुछ शब्दों और शायरियों से, इसे लिखने में निहारनी पड़ती है प्रेम की इमारत, जिसे तराशा जाता है किसी कोरे कागज पर। ये कागज बार बार पढ़े जाते हैं, फाड़े जाते हैं, टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और तेज कर देते हैं धमनियों का रक्तचाप। यहाँ तक कि सह जाते हैं न जाने कितने श्रृंगार के आंसू, तब जाकर बनते हैं प्रेम पत्र। अगली कविता है मेरा रोना। अब मैं बचपन की तरह नहीं रोता, अब मैं ठीक वैसे रोता हूँ जैसे पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं और सन्नाटे में सिसकता है पूरा बाग। अब मैं फुर्सत में रोता हूँ ताकि आंसुओं में डूब सके पूरा का पूरा चेहरा। अब मुझे रोने के लिए चाहिए होती है खास जगह जहाँ कोई देख ना पाए मेरा रोना। साथियों, प्रेम की कड़ी में हम गांव से प्रेम करते हैं और सभी लोग गांव से प्रेम करते हैं, और उसी की कड़ी में प्रस्तुत है बदल गया है गांव। लंबे दिनों के बाद आज मैं गांव आया, कुछ देर तक देखता रहा पतझड़ में गिरी हुई पत्तियों को। वे ठीक वैसी थी जैसे हैं यहाँ के लोग, मुरझाए, बेरोजगार और निराश। सुना पक्षियों का कलरव जिसके लिए व्याकुल था लंबे समय से, पर साथ में सुनने वाला कोई नहीं था। सब बंद थे अपने घरों में जैसे बंद होते हैं शहर वाले लोग। नहीं दिखे वे घर जो पुते हो मिट्टी से, जिनके आंगन से खुशबू आती हो लिपे हुए गोबर की। अब कहाँ है वो फागुन के गीत जिनको सुनता था बचपन में ढोल मजीरों के साथ। सोचता हूँ क्या आप भी चुराई जाएंगी लकड़ियां होलिका दहन की रात। लोग मिलेंगे एक दूसरे से उसी प्रेम और सौहार्द के साथ जैसे मिला करते थे होली मिलन में। या वही मातृभूमि है जहाँ बीता है बचपन, जहाँ की हर जमीन पैरों तले आई है, जिसे छोड़ने पर रोया था कईयों दिन। अब यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, बदल गया है गांव, बदल गए हैं लोग, उनके लोकगीत अब लोक के नहीं रहे। साथियों, अंतिम कविता प्रस्तुत करते हैं सवाल करती लड़कियां। अब मुझे अच्छी नहीं लगती आदर्शों से जकड़ी, लाल गुलाबी लिपे पुते अधरों से आकर्षित करती लड़कियां। अब मुझे अच्छी लगती हैं अपने अधिकारों के लिए सत्ता से सवाल करती लड़कियां, सामंतवादी सोच से लड़ती हुई लड़कियां, जिन्हें हराएंगी, खुद बनाएंगी सौंदर्य की नई परिभाषा और तय करेगी अपने आदर्शों के कैनवास पे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण नीरज जी। और श्री कृष्ण नीरज जी इस समय चौधरी चरण सिंह विद्यालय से छात्र है और यहाँ पे मेरठ में रह रहे हैं इसमें, और अपने शोध कार्य में लगे हैं और इनकी समीक्षाएं और कविताएं पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। युवा कवि के रूप में उभर रहे हैं। और श्री कृष्ण नीरज जी के नाम से मुझे गोपाल दास नीरज की दो पंक्ति याद आती है कि समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। कलाएं हमेशा स्याह वक्त से मुठभेड़ करती हैं और आज के युवा कवि जो सतपत्र ने शामिल किए हैं, उनकी हर एक कविता समय से लड़ रही है और इस स्याह वक्त में अपने आप को खड़ी की हुई है। कलाएं हमेशा क्रांति करती हुई नजर आती हैं और कलाओं के ही सहारे समाज में परिवर्तन आता है, एक संवेदनशील समाज बनाया जाता है।
और सतपत्र के अगली कड़ी में मैं सचिन गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं, और उनकी गजलें मैं इलाहाबाद में सुना था, बहुत अच्छी गजलें पढ़ते हैं। और सतपत्र से इसलिए निवेदन किया था कि सचिन जी को विशेष रूप से, कि सचिन जी सेशन में रहे। सतपत्र ने मेरी बात को माना और सचिन गुप्ता जी को इस सेशन में रखा है। मैं सचिन जी के गजल को सुनना चाहूंगा इस मंच पर, तो आमंत्रित करता हूं सचिन जी को, सचिन गुप्ता जी। बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? ठीक है, तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जहाँ पर आजकल हम लोग आपसी प्रेम बुलाकर उन्माद बढ़ाने में लगे हुए हैं, सतत प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रयास थे। और सीधे सीधे मतलब प्रेम की कुछ शेर सुनाता हूँ, फिर गजल पे आता हूँ। मतलब है कि बस कुछ हैं जो आपस में वाबस्ता होते हैं, बस कुछ हैं जो आपस में वाबस्ता होते हैं, बाकी सारे लोग तो तन्हा तन्हा होते हैं। बस कुछ हैं जो आपस में वाबस्ता होते हैं, बाकी सारे लोग तो तन्हा तन्हा होते हैं। एक बस्ती जो उसको देख के ताने देती है, एक बस्ती जो उसको देख के ताने देती है, एक हम है कि उसको देख के जिंदा होते हैं। वाह। एक हम है उसको देख के जिंदा होते हैं। एक गजल की कोई था, दिल मतलब कि दिल का रिश्ता सोच समझकर छोड़ दिया था, दिल का रिश्ता सोच समझकर छोड़ दिया था, हमने रास्ता आधा चलकर छोड़ दिया था। दिल का रिश्ता सोच समझकर छोड़ दिया था, हमने रास्ता आधा चलकर छोड़ दिया था। कब तक करते शिकवा अपनी बातों का सो, कब तक करते शिकवा अपनी बातों का सो, अपने हाल को किस्मत कहकर छोड़ दिया था। कब तक करते शिकवा अपनी बातों का सो, अपने हाल को किस्मत कहकर छोड़ दिया था। खुद से ही इजाद किया है मैंने मुझको, खुद से ही इजाद किया है मैंने मुझको, पूजागर ने चाक पे रखकर छोड़ दिया था। खुद से ही इजाद किया है मैंने मुझको, पूजागर ने चाक पे रखकर छोड़ दिया था। और इस गजल का आखिरी शेर कि हमने आंखों को सिखलाया बारिश करना, हमने आंखों को सिखलाया बारिश करना, तुमने तो बस पानी भरकर छोड़ दिया था। हमने आंखों को सिखलाया बारिश करना, तुमने तो बस पानी भरकर छोड़ दिया था। और एक गजल और है कि जमीनों आसमां कुछ भी नहीं है, जमीनों आसमां कुछ भी नहीं है, तेरे आगे जहां कुछ भी नहीं है। जमीनों आसमां कुछ भी नहीं है, तेरे आगे जहां कुछ भी नहीं है। मैं अपने दुख बताना चाहता हूँ, मैं अपने दुख बताना चाहता हूँ, मगर होता बयां कुछ भी नहीं है। मैं अपने दुख बताना चाहता हूँ, मगर होता बयां कुछ भी नहीं है। बिछड़ते वक्त उसने ये कहा था, बिछड़ते वक्त उसने ये कहा था, हमारे दरमियां कुछ भी नहीं है। बिछड़ते वक्त उसने ये कहा था, हमारे दरमियां कुछ भी नहीं है। अकेलेपन ने उसको मार डाला, अकेलेपन ने उसको मार डाला, ये रस्सी के निशान कुछ भी नहीं है। अकेलेपन ने उसको मार डाला, ये रस्सी के निशान कुछ भी नहीं है। और शेरे की दुआ में वक्त मत बर्बाद करना, दुआ में वक्त मत बर्बाद करना, खुदा जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। दुआ में वक्त मत बर्बाद करना, खुदा जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। जमीनों आसमां कुछ भी नहीं है, तेरे आगे जहां कुछ भी नहीं है। और एक गजल और है कि मानकर मतलब है कि मानकर अपने खुदा की मर्जियों को लोग, मानकर अपने खुदा की मर्जियों को लोग, लग गए थे भूलने अब हादसों को लोग। मानकर अपने खुदा की मर्जियों को लोग, लग गए थे भूलने अब हादसों को लोग।
शहर का ये अजनबीपन और दिल की ऊब, शहर का ये अजनबीपन और दिल की ऊब, याद करके रो पड़े अपने घरों को लोग। शहर का ये अजनबीपन और दिल की ऊब, याद करके रो पड़े अपने घरों को लोग। फिर सियासत ने बढ़ाया मजहबी उन्माद, फिर सियासत ने बढ़ाया मजहबी उन्माद, फिर बढ़ाने लग गए हैं फासलों को लोग। फिर सियासत ने बढ़ाया मजहबी उन्माद, फिर बढ़ाने लग गए हैं फासलों को लोग। इस गजल का आखिरी शेर कि कम से कम अब तो खुदा का दीजियो ना ज्ञान, कम से कम अब तो खुदा का दीजियो ना ज्ञान, थक गए हैं पूछ कर अब पत्थरों को लोग। कम से कम अब तो खुदा का दीजियो ना ज्ञान, थक गए हैं पूछ कर अब पत्थरों को लोग। मान कर अपने खुदा की मर्जियों को लोग, लग गए थे भूलने भाषणों के लोग। एक आखिरी गजल उसके बाद इजाजत। मतलब है कि कौन समझेगा बेबसी का दुख, कौन समझेगा बेबसी का दुख, जैसे एक सूखी हुई नदी का दुख। कौन समझेगा बेबसी का दुख, जैसे एक सूखी हुई नदी का दुख। बात करने को सिर्फ मोबाइल, बात करने को सिर्फ मोबाइल, कितना तन्हा है इस सदी का दुख। बात करने को सिर्फ मोबाइल, कितना तन्हा है इस सदी का दुख। चेहरे की सबको अंदर से खा भी सकता है, सबको अंदर से खा भी सकता है। घर में एक इंसान की कमी का दुख, सबको अंदर से खा भी सकता है। घर में एक इंसान की कमी का दुख। रोज खोती है माए बच्चों को, रोज खोती है माए बच्चों को, अब तलक कायम है देवकी का दुख। रोज खोती है माए बच्चों को, अब तलक कायम है देवकी का दुख। इस सबब करता नहीं उजाला में, इस सबब करता नहीं उजाला में, मैं समझता हूँ तीरगी का दुख। इस सबब करता नहीं उजाला में, मैं समझता हूँ तीरगी का दुख। आखिरी शेर कि जाने कब से मैं अपने कांधों पर, जाने कब से मैं अपने कांधों पर लेके चलता हूँ आदमी का दुख। जाने कब से मैं अपने कांधों पर लेके चलता हूँ आदमी का दुख। कौन समझेगा बेबसी का दुख, जैसे एक सूखी हुई नदी का दुख। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, शुक्रिया। धन्यवाद सचिन जी, बहुत ही अच्छी गजलें रही हैं, आपने अच्छा चयन किया है। मैं इलाहाबाद में आपको सुना हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं और इस ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम में सतपत्र ने जो व्यवस्था की है वो हिंदी दिवस पर, तो इस हिंदी दिवस पर आप सभी का सभी युवा कवियों का बहुत बहुत आभार आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। और मैं अब इस अगली कड़ी में, सतपत्र की अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा अरुण कुमार जी को कि आए और सभी युवा कवियों को आभार ज्ञापन करें। अरुण कुमार जी। सभी साथियों को आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और शपथ पत्र का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हिंदी दिवस पर इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित करवाया है। सही कहते हैं लोग, जब कोई रचना जब रचनाकार लिख देता है तो वो रचना उसकी न होकर पूरे संसार की हो जाती है। और मैं आप सब युवा कवियों का दिल की गहराइयों से इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी रचना हमें वापस आज लौटा दी है, क्योंकि हम संसार के हिस्से हैं। और जब हम जो कविता सुन रहे हैं ये हमारे ही पर्सन है, ये हमारे दर्द हैं, हमारी ही पीड़ा है और हमारे ही ये प्रेम की एक शैली है जो आप लोगों ने हमारे सामने ही प्रस्तुत की। इसके लिए जैसे हमारे प्रज्वल चतुर्वेदी जी की जो बातें थी अपरिहार्य कविता में, उनका जो जो दर्द था, जो उनकी जो आज के समय की जो चारों तरफ जो दिखाई पड़ रहा है कि फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद है कि इस समय दुनिया में आग लगी है और वो इस दुनिया को फिर से हरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी प्रयास करेंगे और प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि जो जीवित
प्राणी होता है, अगर वो प्रयास करना छोड़ देता है तो एक मृत्यु के समान होता है। आपकी ये कविताएं एक आशा देती है। आपका इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार आपने एक बहुत अच्छी बात चतुर्वेदी जी ने कही कि हम महा उपन्यासों के नायक बनकर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि वो जो नायकों के अंदर जो पीड़ा है, जो उनके सवाल है, उनके जवाब चाहते हैं, और जवाब हमें अवश्य मिलेगा। बस इंतजार है, थोड़ा धैर्य रखेंगे और ये सत्ता हमें उसका जवाब देगी। इसी प्रकार हमारी बीच में एक युवा कवयित्री, कहते हैं कि एक लड़की कि हमारी, जैसे हरियाणा से एक कहावत है कि मारी छोरी के छोरा का कम है। ये बिल्कुल एकांशी जी ने साबित कर दिया कि हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है। तो इनकी भी जो कविताएं हैं, मैं चाहती हूँ आखिरी, कि जो प्रेम पर समर्पित है, लड़का हो या लड़की हो, प्रेम हर कोई चाहता है। पशु पक्षी भी प्रेम चाहते हैं, तो हम तो फिर भी एक सामाजिक प्राणी हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो इन्होंने बताया कि एक लड़की की क्या चाहत है, लड़की क्या चाहती है, एक सुरक्षा चाहती है। क्या कहेंगे चार लोग, ये केवल लड़कियों के सवाल नहीं है, ये लड़कों के भी हैं। चार लोग हर जगह मिल जाते हैं, ये हमारे देश में भी मिलते हैं, विदेशों में मिलते हैं। बस इन चार लोगों को कैसे जवाब देना है, ये कविताएं कह सकती है। इनके जवाब जो दे सकती हो, विधा सबसे अच्छा जो माध्यम मानता हूँ कविता है। तो इनकी कठपुतली कविता भी हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद देती है। उसी प्रकार उन्होंने एक बात कही थी, मैं जुगनू से रात बात करती हूँ, तो हम सभी मिलकर एक वो जुगनू बने जो सबको एक उम्मीद दे। ये कविता इनकी बात करती हैं। इसी कड़ी में आगे जो हमारे युवा कवि आए थे, प्रदीप प्रीत जी, जिनके नाम में ही बहुत बड़ी प्रेरणा छिपी है कि हम सबको प्रीत के साथ कैसे रहना है। तुम आओ लंबिया छुट्टियां नाम से जो शीर्षक में उन्होंने बात की है कि आज जो इंसान है उबाऊपन से, अजनबीपन से, संतरास से जो थक गया है, वो एक आरामदायक जीवन चाहता है। और इस सत्ता के खिलाफ या ये चारों तरफ हमारा जो वातावरण बना है, असहिष्णुता जो फैली है, इसको किस हद तक हम कम कर सकते हैं, सबकी ये चिंता उन्होंने दर्शाई। आपका बहुत बहुत आभार इतनी अच्छी कविता हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। इसी प्रकार जो शीत प्रेम की जैसी कविताओं की पंक्तियां भी हमें बताती है कि हम इतने पास होकर भी कितने दूर हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। और इसी कड़ी में जावेद आलम खान, जिनका मैं विशेष रूप से आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ ही समय में ही हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और हमारे बीच मौजूद हुए। उनकी स्याह वक्त की इबारतें मैंने भी पढ़ी है, और मैं जब उस पुस्तक को पढ़ा था, उसकी कविता को पढ़ा था, कुछ समय तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैं जो मेरे अंदर जो सवाल चल रहे थे, अगर मैं उसको शब्दों को पढ़ना चाहूँ, मुझे लगता है हर युवा के जो सवाल चले होंगे, अगर कोई शब्दों में लिखा जाए तो जावेद आलम खान की कविताओं से बड़ा मेरे विचार से कोई नहीं हो सकता। आपने हमें अपनी एक मंच दिया अपनी कविता के माध्यम से, इसलिए भी आपका बहुत बहुत आभार। उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण नीरज जी, जो आज जो वास्तविकता, जो प्रेम की परिभाषा में जो एक अकेलापन आ गया है, जिसे कहते हैं कि प्रेम में कमियां आ गई है, उस कमी का सबसे बड़ा कारण है जो प्रेम को केवल एक रूप ये देखकर केवल वासना के रूप में देखा जा रहा है। वहाँ नीरज जी की कविता एक उम्मीद जताती है कि प्रेम केवल वासना नहीं है, प्रेम संसार के जीने का एक तरीका है, एक ऐसी शैली है जो हमें जीवित रखती है। और प्रेम एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर इतना धैर्य है, जो संसार को एक बगीचे के रूप में बनाने के लिए सदा प्रयासरत रहता है। नीरज जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी अच्छी कविताएं हमारे सामने आपने प्रस्तुत की। सचिन गुप्ता जी की गजलों का तो क्या कहना है, बाकी सब बिल्कुल ये आज हर लोग की कहानी है, बाकी सब लोग तन्हा तन्हा है। बिल्कुल सही बात है। आज रोजगार मिलने के बाद भी लोग तन्हा तन्हा है, रोजगार के लिए तैयारी करने वाले भी तन्हा तन्हा है। वो कहने का मतलब ये है कि लोग हैं, वो संवेदनाएं उनकी मिटती जा रही हैं, उनकी संवेदना को एक माध्यम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे तन्हा तन्हा है। तो आपने
उन संवेदना को अपनी गजलों के माध्यम से इतना सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। मैं आपका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और एक उम्मीद मेरे अंदर जग गई है कि हिंदी का भविष्य अभी बहुत उज्जवल है। और कहते हैं कि देश के युवाओं से ही पता चल जाता है कि आप देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा। और मैं दिल से एक उम्मीद रखता हूं और आपको सुनने के बाद तो ये उम्मीद और भी उम्दा हो गई है कि हमारा देश सही हाथों में है, सही युवा के हाथों में है और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा तो इसी प्रकार हिंदी भी आगे बढ़ेगी। आप सब युवा कवियों का बहुत बहुत आभार और निवेदन करते हैं कि आगे भी ऐसे लिखते रहेंगे और हिंदी साहित्य के ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। नमस्कार। सत्पत्र पर जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। अब हम इससे लीव करेंगे और आप लोगों के यहाँ पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद युवा कवियों के लिए। और आप ही ऐसे ही रचनाएं करते रहें और भाषा को समृद्ध करते रहें। एक बार फिर से आप लोगों को हिंदी भाषा की दिवस की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही समृद्ध करते रहें भाषा को। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए इस मंच पर, और सत्पत्र का भी धन्यवाद।